लेट्स माइक सारा दिन। स्वागत है आपका। मैं अनंत मिश्रा। आज बात सिंदूर की और थरूर की। जी हाँ, वही ऑपरेशन सिंदूर जो पाकिस्तान की आतंककारी घटना के बाद भारत सरकार ने किया। तो सिंदूर और थरूर, मन में सवाल उठता होगा कि सिंदूर का थरूर से क्या लेना देना। जो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया और आतंककारी ठिकाने तबाह किए उनके, पाकिस्तान ने जब वापस हमला किया तो भारत ने फिर उनके एयरपोर्ट्स पे भी हमले किए और उनको भी नुकसान पहुंचाया। लेकिन उसके बाद जब 10 तारीख को युद्ध विराम की घोषणा की गई दोनों देशों की तरफ से, असली बवाल उसके बाद शुरू हुआ। भारत सरकार ने तय किया कि विभिन्न देशों में भारत अपने सर्वदलीय सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल भेजेगा और पाकिस्तान की जो आतंककारी घटनाएं हैं, सिर्फ पहलगांव की नहीं, उससे पहले भी पाकिस्तान जो आतंककारी घटनाएं करता रहा है, पर्दे के पीछे से भारत को कमजोर करने के प्रयास करता रहता है, उसके लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने की कवायद शुरू हुई। उसमें सभी राजनीतिक दलों का समावेश सरकार की तरफ से किया जाना था। कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से 4 नाम भेजे सांसदों के कि इनको विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों में शरीक किया जाए। सरकार ने जो कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने नाम भेजे थे कांग्रेस की तरफ से, सरकार ने उनमें कुछ नाम बदल दिए। 4 की जगह जो एक नाम था आनंद शर्मा, सरकार ने वो एक नाम रखा और बाकी 3 नाम अपनी तरफ से प्रतिनिधि मंडलों में डाल दिए। और सबसे खास बात यह कि जो सबसे सर्वशक्तिमान प्रतिनिधि मंडल था, जो संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, इन देशों में जाना था, जिसकी मध्यस्थता की बातें बीच बीच में उठी, उसका नेतृत्व केंद्र सरकार ने कांग्रेस के तिरुवनंतपुरम से जीत कर आने वाले सांसद शशि थरूर को सौंपा उसका नेतृत्व। यहीं से सरकार और कांग्रेस के बीच एक शीत युद्ध शुरू हुआ, जो बाद में वाक युद्ध में भी बदला और अभी तक उसका 1 महीने बाद तक उसका असर दिख रहा है। कई हलकों में सवाल उठा कि आखिर कांग्रेस ने शशि थरूर का नाम क्यों नहीं भेजा। वो संयुक्त राष्ट्र में रहे हुए हैं और कांग्रेस सरकार ने उनको विदेश राज्य मंत्री बनाया। मतलब साफ है कि उनके विदेशों में ताल्लुक हैं, उनको कूटनीति की पहल है, उनको बहुत सी चीजों की समझ है जो हमारे बाकी सांसदों के मुकाबले ज्यादा है। उसी पे खींचतान शुरू हुई। कांग्रेस का आरोप कि सरकार ने कांग्रेस में फूट डालने का प्रयास किया है। हमने जो सांसदों के नाम भेजे, सरकार ने उनको दरकिनार करके शशि थरूर, उसमें मनीष तिवारी का नाम, उसमें सलमान खुर्शीद, 3 चेहरे नए थे। खैर, जैसे तैसे मामला चूंकि देश का था, इसलिए कांग्रेस ने उस समय इसको ज्यादा तूल देना आवश्यक नहीं समझा और सभी प्रतिनिधि मंडल 21-22 मई के आसपास अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए। विदेशों में जो उनको काम सौंपा गया था, वहां के सांसदों से मिलना, सरकार से मिलना, दूतावास के अधिकारियों से मिलना और भारत का पक्ष रखना कि क्यों पहलगांव की घटना के बाद भारत को आतंककारी ठिकानों पर हमले करने पड़े। और उसके बाद जब पाकिस्तान ने फिर से प्रतिकार किया तो भारत ने भी जो कहा था कि अब की इस बार हम घर में घुस के मारेंगे। बहुत समय हो गया जब कोई हमला होता था, भारत सिर्फ विदेशों में डोजियर भेज देता था, अपनी बात रख देता था, लेकिन इस बार भारत आर पार के मूड में था। होता भी क्यों ना कि पहलगांव में जिस तरह खड़ा करके धर्म पूछ के जो गोलियां मारी गई, उससे पूरे देश में खून उबल रहा था एक तरीके से, और सरकार के सामने उसको हल्के में लेने के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। बहरहाल हम बात कर रहे हैं थरूर की। जी हाँ, तो थरूर जब गए तो उन्होंने सरकार का बहुत अच्छे ढंग से बचाव किया, देश की बात रखी उन्होंने, और कई चीजें ऐसी उन्होंने कही जो शायद कांग्रेस उसको उचित नहीं समझती थी। कांग्रेस को लगा कि शशि थरूर पार्टी लाइन से हटकर बात कर रहे हैं, जबकि शशि थरूर का साफ कहना था
कि भारत की सीमा से बाहर निकलते ही प्रत्येक भारतीय पहले भारतीय है, फिर वो भाजपा का है या कांग्रेस का है या अन्य किसी दल का है। तो उन्होंने ये पहला मौका नहीं था कि जब शशि थरूर सरकार के बचाव में आए। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी यात्रा पर गए थे और वह प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये सवाल उठा कि भारत नेगोशिएशन में पीछे रह गया, अमेरिका ने अपनी हितों को प्राथमिकता दी और जो समझौता हुआ उसमें भारत को शायद वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। लेकिन शशि थरूर ने नरेंद्र मोदी का बचाव करते हुए सबसे पहले बयान दिया था कि नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे नेगोशिएटर हैं। मतलब विदेश में अगर किसी सरकार से बात करनी है तो नरेंद्र मोदी भारत के हितों को सबसे ज्यादा ध्यान में रखते हैं। उसके बाद भी नरेंद्र मोदी ने कई मौके पर विदेश में रहते हुए, अभी भी वो अमेरिका में हैं और अमेरिका में उन्होंने आए दिन उनके बयान आते हैं जिसमें वो सरकार की नीति को सही ठहराते हैं, पाकिस्तान को जमकर उधेड़ते हैं और सही मायनों में ये जो कहा जाए कि जो उनको प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने का जुम्मा सौंपा गया, शशि थरूर उस पर बिल्कुल खरे उतर रहे हैं। राजनीति यही से शुरू होती है। देश में चाहे युद्ध हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, राजनीति अगर नहीं आए तो ये संभव नहीं है। तो इस मामले में भी राजनीति आई। बहुत से दल खामोश रहे, उन्होंने सरकार की बातों का, सरकार की नीतियों का, सरकार की कार्यशैली का समर्थन किया। लेकिन कांग्रेस के कई नेता शशि थरूर, सलमान खुर्शीद और मनीष तिवारी से उलट सरकार को कटघरे में खड़े करने का कोई मौका नहीं चूकते। राहुल गांधी ने तो यहां तक पूछा सरकार से कि हमारे कितने विमान गिरे, कितने फाइटर जेट पाकिस्तान ने गिराए, जबकि ये मौका नहीं शायद कि कोई भी विपक्ष का नेता इस तरह के सरकार से सवाल पूछे। लेकिन जहां मैंने शुरू में कहा कि बात सिंदूर की और थरूर की, थरूर कोई प्रधानमंत्री नहीं, किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं, कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है, नेता प्रतिपक्ष नहीं है, फिर भी थरूर इतने एक महीने से छाए हुए क्यों हैं? अब बात यहां जो अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल गया उससे आगे की, कांग्रेस के हलकों में भी ये सवाल पूछा जाने लगा है कि क्या शशि थरूर को अब कांग्रेस पार्टी बाहर निकालेगी। बहुत से लोग ये सोचकर चल रहे हैं शायद कि शशि थरूर खुद ही इस्तीफा दे दें। बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि क्या शशि थरूर के साथ कांग्रेस पार्टी क्या सलूक करेगी। लेकिन जो शशि थरूर को जानते हैं वो लोग, उनका ये मानना है कि शशि थरूर अपनी तरफ से पार्टी छोड़ने वाले नहीं हैं। कई मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा किया है, उनकी नीतियों को लेकर, उनकी कार्यशैली को लेकर। तो वो शशि थरूर अपनी तरफ से पार्टी नहीं छोड़ेंगे। 4 बार से तिरुवनंतपुरम से सांसद, मंत्री रह चुके हैं और बहुत बुद्धिजीवी सर्किल में उनकी बहुत पहचान है। ये बात भी सही है कि विवादों से उनका बहुत गहरा नाता रहा है, वो चाहे व्यक्तिगत जिंदगी हो और चाहे राजनीति। शशि थरूर हमेशा विवादों में रहे हैं, अपनी पार्टी के भीतर भी और विपक्षी खेमे में भी। तो कांग्रेस क्या उनको निकालने का साहस जुटाएगी? ये सवाल इसलिए मौजूद हो जाता है कि अगले साल केरल में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के साथ केरल में भी चुनाव होंगे। और आपको याद होगा कि पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस वहां करारी पराजय का सामना कर रही है। कम्युनिस्ट पार्टी का जो वाम मोर्चा है, 16 में भी उसने चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त दी और 2021 के जो चुनाव हुए विधानसभा के, उसमें भी पी विजयन के नेतृत्व में वाम मोर्चा ने कांग्रेस को करारी शिकस्त दी। तो सवाल इसलिए इस समय महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या कांग्रेस अगले साल जो केरल में चुनाव होने जा रहे हैं उससे पहले शशि थरूर को वहां से हटाने का साहस जुटाएगी? क्योंकि आज एक जमाने में आप देखें कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और कामरूप से लेके कच्छ तक कांग्रेस की तूती बोलती थी। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे केरल हो, चाहे हरियाणा हो या पंजाब हो, सब जगह कांग्रेस की सरकार होती थी। तो अब जब कांग्रेस की सरकार कर्नाटक,
तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश 2-3 राज्यों में रह गई है। तो क्या ऐसे में जहां कांग्रेस की केरल में वापसी के संभावनाएं बन रही हैं, पी विजयन की सरकार वहां बहुत ज्यादा लोकप्रिय अब नहीं रह गई है। पार्टी के अंदर जो वाम मोर्चा है उसमें पी विजयन की खिलाफत होने लगी है। उनके परिवारजनों पर कई भ्रष्टाचार के आरोप है। तो ऐसे में कांग्रेस की संभावनाएं बनती हैं कि वहां वो सत्ता में आ सकती है। लेकिन अगर शशि थरूर को हटाया गया तो शशि थरूर का वहां केरल की कांग्रेस में प्रभाव है, और कहीं वो टूट होती है तो वो कांग्रेस की संभावनाओं को डेंट नहीं दे, उसमें कोई आघात नहीं पहुंचाए। तो ये जो सवाल राजनीति में उठ रहे हैं, ये कांग्रेस के अंदर भी जो गुणीजन हैं, जो कांग्रेस की राजनीति को समझते हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो इस पे चिंतन मनन कर रहे हैं कि क्या शशि थरूर को निकाला जाना चाहिए, और अगर निकालते हैं तो उसके क्या हमको फायदे हैं और क्या नुकसान है। कांग्रेस की अगर बात चल रही है, शशि थरूर की बात चल रही है अगले आने वाले साल में विधानसभा चुनाव की, और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, कई राज्यों में चुनाव होने हैं। तो ये सवाल शशि थरूर से ज्यादा आगे और आगे तक जाता है। उसमें सवाल ये है कि कांग्रेस आज जो कमजोर इतनी हो गई है उसके कारण क्या है। आज के दौर में शशि थरूर है जिनको पार्टी ने निकाला, लेकिन बहुत से लंबी गाथा है पिछले 50 सालों में जब कांग्रेस के कई कद्दावर नेता किसी न किसी मुद्दे पर आला कमान से उनके टकराव हुए और उनको बाहर जाना पड़ा। मोरारजी देसाई 69 में जब कांग्रेस में विभाजन हुआ, ओल्ड कांग्रेस और नई कांग्रेस इंदिरा गांधी के बीच में जब खींचतान चली, तो बहुत से नेता उसमें निकले जिसमें मोरारजी देसाई भी थे। उससे पहले चरण सिंह जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के एक बड़े चेहरा हुआ करते थे, 1967 में उन्होंने भी कांग्रेस से अपना नाता तोड़ लिया। उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है, चंद्रशेखर, जब आपातकाल लगा तो चंद्रशेखर अपने कुछ सहयोगियों के साथ वो बाहर आए, उन्होंने आपातकाल का विरोध किया, अलग पार्टी बनाई, फिर जनता पार्टी में शामिल हुए। विश्वनाथ प्रताप सिंह बहुत बड़े नेता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, और उसके बाद फिर उन्होंने भी कांग्रेस से नाता तोड़ा भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, और जन मोर्चे का गठन किया जो बाद में जनता दल में बनी। एच.डी. देवगौड़ा जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रहे, कर्नाटक के बड़े नेता, और ऐसे नेता जो 1962 में भी विधायक थे और आज 2025 में भी वो राज्यसभा के सदस्य हैं। मतलब 62 साल से वो राजनीति कर रहे हैं, संसदीय राजनीति। इंद्र कुमार गुजराल, तो मैंने जितने नाम सुनाए, मोरारजी देसाई हो, चरण सिंह हो, विश्वनाथ प्रताप सिंह हो, चंद्रशेखर हो, एच.डी. देवगौड़ा हो या इंद्र कुमार गुजराल, ये 6 कांग्रेस से निकले। और सबसे बड़ी बात है कि ये 6 देश के प्रधानमंत्री भी बने। इस बात से समझा जा सकता है इस मुद्दे को कि जिन राज्यों में इनका जनाधार था, चाहे वो गुजरात में मोरारजी का रहा हो, या चरण सिंह, वीपी सिंह और चंद्रशेखर का उत्तर प्रदेश में रहा हो, कर्नाटक में देवेगौड़ा का रहा हो, इन सब ने कहीं ना कहीं अपनी अपनी जब पार्टियां बनाई तो उसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा। और ये नेता तो ऐसे हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री भी बने। इसके अलावा अगर हम बात करें और राज्यों की, तो शरद पवार 1999 में विदेशी मूल के मुद्दे पर कांग्रेस से नाता तोड़कर, तारिक अनवर उनके साथ थे और कुछ नेता थे उनके साथ, उन्होंने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बनाई। और उसके बाद महाराष्ट्र में क्या नुकसान हुआ कांग्रेस को सब देख रहे हैं। पिछले शायद 12-13 साल से कांग्रेस वहां सत्ता में नहीं है। ममता बनर्जी बहुत आक्रामक राजनीति करने वाली जुझारू महिला, बंगाल में जब वो थी तो वहां पे उनके लोकल कांग्रेस में मतभेद हुए और आला कमान ने जब उनको तवज्जो नहीं दी तो ममता बनर्जी ने भी 90 के दशक में कांग्रेस से नाता तोड़ लिया और अपनी तृणमूल कांग्रेस बनाई। और तृणमूल कांग्रेस वही तृणमूल कांग्रेस है कि जो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस साइडलाइन हो गई और आज ममता बनर्जी पिछले 14 साल से राज्य की मुख्यमंत्री है। आंध्र प्रदेश वाईएसआर रेड्डी बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, लेकिन उनके निधन के बाद जब उनके पुत्र जगन मोहन रेड्डी को वो तवज्जो नहीं मिली तो उन्होंने पार्टी से नाता तोड़ा और वाईएसआर कांग्रेस बनाई और कांग्रेस को शिकस्त देते हुए वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने।
हेमंत बिश्व शर्मा जाना पहचाना नाम है असम की राजनीति में, कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा हुआ करते थे। लेकिन कांग्रेस आला कमान से किसी मुद्दों पर उनकी टकराहट हुई और वो छोड़कर और भारतीय जनता पार्टी में आ गए और उन्होंने वहां असम के अंदर पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इतने बड़े बड़े नेता जिन राज्यों का मैंने उल्लेख किया वो धीरे धीरे छोड़ के जाते गए और कांग्रेस को जो नुकसान पहुंचा उसकी वजह से कांग्रेस आज इस कमजोरी की हालत में है। और भी अभी ताजे दिनों के बहुत से उदाहरण हैं। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो वहां मुख्यमंत्री पद की रेस में थे और कमलनाथ जी वहां पे मुख्यमंत्री भी थे और कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, उसको लेके विरोध हुआ और ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने कुछ एमएलए को लेकर पार्टी से बाहर निकले और उसके बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरी। 1.25 साल कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे। उत्तर प्रदेश में जितेंद्र प्रसाद बड़े नेता उत्तर प्रदेश के थे, उनके पुत्र जगदम्बिका पाल, ऐसे बहुत से चेहरे हैं जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी और उनके छोड़ने का तात्कालिक भले ही नुकसान नहीं हुआ हो, लेकिन बहुत से मौकों पर जिस राज्य में उनकी पकड़ थी वहां कांग्रेस कमजोर होती गई। कांग्रेस की चर्चा करें तो बहुत लंबी सूची है। 140 साल पुरानी कांग्रेस है, 1885 में बनी थी, लेकिन उसके बीच बीच के अंतराल में कई बड़े नेता कांग्रेस के छोड़ते गए और उसका नुकसान उन राज्यों में कांग्रेस को जो उठाना पड़ा उसकी खामियाजा आज तक पूरा नहीं हो पा रहा। मध्य प्रदेश के बहुत बड़े नेता थे अर्जुन सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे एनडी तिवारी, नटवर सिंह जो विदेश राज्य मंत्री रहे, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जो बहुत उनका प्रभाव था, गुलाम नबी आजाद जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे भजन लाल। ये वो बड़े नेता हैं जिन्होंने अनेक मौकों पर आला कमान के साथ टकराव होने पर अपनी अलग राह चुनी और अलग राह चुनकर कुछ नेता भले ही सफल नहीं हो पाए, अपने वो अतीत में खो गए, उनको वो सम्मान नहीं मिला जो कांग्रेस में था, या उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई। जैसे गुलाम नबी आजाद हैं, जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ नहीं कर पाए। भजन लाल जी ने भी हरियाणा में जनहित कांग्रेस बनाई लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पाए। तिवारी कांग्रेस बनाई थी अर्जुन सिंह जी ने, वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। तो सवाल कांग्रेस के आला कमान के जो कर्ता धर्ता हैं, जो कर्णधार हैं, उनके सामने ये सोचने का है कि क्या इस मौके पर जब पिछले 3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है, बड़े बड़े नेता कांग्रेस के छोड़ के जा रहे हैं अलग अलग राज्यों में, 3-4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बची है, तो क्या ऐसे में शशि थरूर जैसा नेता को कांग्रेस बाहर का रास्ता दिखाएगी? फायदे भी है इसमें, नुकसान भी है। मैंने पहले भी कहा कि निकालने से हो सकता है कांग्रेस को यह फायदा हो कि जो पार्टी की लाइन के खिलाफ वो बोलते हैं, एक तरह से कहा जा सकता है कि शशि थरूर अभी भाजपा की भाषा बोल रहे हैं और कांग्रेस के कई नेता उन्हें गाए बगाए भाजपा का प्रवक्ता की भी उपाधि देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस समय अगर कांग्रेस शशि थरूर के खिलाफ एक्शन लेती है तो क्या वो धड़ा जो तटस्थ है, जो ना भाजपा के साथ है ना कांग्रेस के साथ, उसके मन में ये सवाल नहीं उठेगा कि क्या देश के मुद्दे पर बोलने की वजह से शशि थरूर को कांग्रेस पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया? कांग्रेस के सामने एक प्रश्न भी खड़ा होगा कि वो अगर शशि थरूर को निकालती है तो क्या उसका कारण बताएगी, और अगर कांग्रेस नहीं निकालती है तो शशि थरूर को जो भी लोग जानते हैं, जो लोग पहचानते हैं, वो इतना जरूर मानते हैं कि शशि थरूर चुप रहने वाले नेताओं में नहीं है। वो पहले भी बोलते रहे हैं। आपको याद होगा 2022 में मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के जब अध्यक्ष का चुनाव हुआ, राहुल गांधी ने पद छोड़ा, तो कांग्रेस आला कमान, जिसको हम गांधी परिवार भी कह सकते हैं, उनकी तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष पद के दावेदार थे। लेकिन शशि थरूर ने मोर्चा खोल दिया, उन्होंने खड़गे जी को चुनौती दी। ये बात अलग है कि खड़गे जी भारी बहुमत से चुनाव जीते और शशि थरूर हार गए, लेकिन शशि थरूर को लोग जो पसंद करते हैं या जो उनको नापसंद करते हैं, एक बात जरूर मानते हैं कि शशि थरूर पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं, चीजों को समझते हैं
और इस मुद्दे पे उन्होंने जो स्टैंड लिया वो कांग्रेस के बहुत से नेताओं को भले रास ना आ रहा हो, लेकिन भाजपा के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो खुश हैं कि नहीं शशि थरूर हमारी भाषा बोल रहे हैं। तो पिछले 1 महीने से जो सिंदूर के बाद थरूर प्रकरण देश में छाया हुआ है, शशि थरूर बहुत चर्चित नेता बने हुए हैं, वो उनका एपिसोड किस अंजाम तक पहुंचेगा ये आने वाले दिनों में हमको देखना होगा। और बहुत उत्सुकता देश के लोगों में इस बात की है कि क्या शशि थरूर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में रहेंगे या फिर शशि थरूर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा जो पार्टी करती है भारतीय जनता पार्टी, उसका कमल थाम के और केरल में भारतीय जनता पार्टी की पताका को फहराने में सफल होंगे। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic.